एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में कॉम्प्लेक्सेस किस वजह से कलर दिखाई देते हैं, तो उसमें हमने पहले जो थ्योरीज पढ़ी हैं, वार्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दोनों ही थ्योरीज इस कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ हमारे पास में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको समझ सकते हैं कि क्यों वो जो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं वो शो होते हैं। तो जो हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ये बताती थी कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके डीजेनरेट, एक ही इनकी एनर्जी होती है। तो अगर हम इनको किसी भी टाइप की कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, या इसमें जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये इसी एनर्जी में है, तो ये किसी भी तरह का कोई कलर नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर हम इसको यहाँ स्प्लिट कर दें और दो सेट्स में ये डिवाइड अगर हो जाता है, तो होता क्या है, यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेकर के और वो यहाँ पर मूव कर सकता है। और क्योंकि ये डी ऑर्बिटल्स का आपस में ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए हम इसे डी ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं ये कलर्ड दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी भी हम ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है और इस पर हम अगर यहाँ लाइट जो है वो अगर इसके ऊपर इंपार्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, कंपाउंड उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करेगा, कुछ क्वांटिटी में इससे पास होकर के निकल जाएगी इधर, है ना, और कुछ क्वांटिटी में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। ठीक है ना। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो होती है विजिबल रेंज की। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी जो हमारे पास में व्हाइट लाइट है, अगर ये व्हाइट लाइट आपको पता है कि बहुत सारे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपने पढ़े हैं जो कि गामा रेस से लेकर के और रेडियो वेव्स तक हो सकते हैं। तो गामा वेव से लेकर के रेडियो वेव्स तक हो सकते हैं। तो हमारे पास इनके बीच का एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये विजिबल रेंज में जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, अगर इस वेवलेंथ की लाइट, इस वेवलेंथ के बीच की जो लाइट है वो अगर इमिट की जाए, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, कलर दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। अगर हम इससे पहले की बात करें तो वो रीजन जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, और अगर हम इस 7000 से ज्यादा की बात करें तो वो रीजन जो है वो आईआर रीजन होता है। तो ना तो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज दिखाई देती हैं, ना ही हमें इंफ्रारेड रेज दिखाई देती हैं। ये विजिबल जो रेज हैं यही सिर्फ हमें शो होती हैं। तो यहाँ पर जब हम डी ट्रांजिशन को देखते हैं, यहाँ पर जब हम स्प्लिटिंग को देखते हैं, जो कि सीएफटी ही सिर्फ हमें एक्सप्लेन करता है कि ये जो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के हायर शेल में जाएगा, फिर वापस अपने इसमें आएगा। तो उससे जो एनर्जी इमिट होगी, जो वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी, वो विजिबल रेंज की होगी और वो कलर दिखाई देगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि कलर जो है वो कभी तो आपको हल्का कलर दिखाई देता है, कभी आपको गहरा कलर दिखाई देता है। तो ये जो डार्क कलर और जो आपका लाइट कलर है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग लिगेंड्स ये जो डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे या वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, अब किसी में तो ये स्प्लिटिंग होगी ज्यादा, जैसे यहाँ पर तो ये स्प्लिटिंग कम है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो अगर ज्यादा एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर यहाँ पर होती है, तो CFSE की वैल्यू ज्यादा होने पर, जो CFSE है इसकी वैल्यू ज्यादा होने पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कैसा दिखाई देगा, वो डार्क कलर का शो होता है या डार्क कलर का दिखाई देता है। और अगर CFSE की वैल्यू कम है तो जो कंपाउंड है वो लाइट कलर का शो होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स को आप
देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो और बता सकते हो कि क्यों कोई कंपाउंड डार्क कलर का है और क्यों कोई कंपाउंड लाइट कलर का है, इसकी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसके बेसिस पर। और ये कलर क्यों दिखाई देते हैं वो आप बता सकते हो कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट हो जाते हैं और यहां से जब स्प्लिट होकर के दो सेट्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक्साइट होगा, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी या वो जो लाइट एमिट करेगा उसको हम समझा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कलर्ड नेचर के होते हैं। अब आपको एक चीज और पता होगी कि कलर्ड जो है, देखिए आपको जब हम किसी सब्सटेंस पर कोई भी लाइट जब इम्पार्ट करते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई लाइट मान लीजिए कि इम्पार्ट करते हैं तो ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से लाइट नहीं होती है, इमिट करने से, सॉरी, कलर जो है वो एब्जॉर्ब करने से नहीं होता बल्कि इमिट करने से होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस जब हम उस पर लाइट पास करें और अगर वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, हमने जितनी भी लाइट इस पर डाली है वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो कैसा कलर का दिखाई देगा? वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अगर ये स्क्रीन आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो इसका पोर्शन ब्लैक है वो जितनी भी लाइट इस पर पड़ रही है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और रिफ्लेक्ट करके जब तक आपकी आंखों तक वो रोशनी नहीं पहुंचेगी वो आपको उस किसी भी टाइप का कोई कलर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये यहां से टकराने के बाद में और इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो ये जिस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो जब आपकी आंखों तक पहुंचेगी और इस विजिबल रेंज की लाइट को ही सिर्फ आप देख सकते हो जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो अगर ये जो इमिटेड लाइट है, ये जो लाइट जो इमिट हुई है, ये इमिटेड लाइट इस रेंज में अगर होती है तो आपको वो चीज दिखाई देगी, और अगर इस रेंज की नहीं होगी तो वो आपको चीज दिखाई नहीं देगी या वो विजिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पर जो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके नेचर को CFT के अकॉर्डिंग समझा सकते हो। और कोई भी चीज व्हाइट कब दिखाई देती है? वो व्हाइट तब दिखाई देती है जब वो पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब जो है, जब हम उसको यहाँ इम्पार्ट करते हैं तो वो पूरी पूरी लाइट को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। वो एब्जॉर्ब जरा सा भी नहीं करती। 100% रिफ्लेक्शन अगर हो जाएगा तो जैसी लाइट हमने उस पर पास की है वो पूरी की पूरी वापस आपकी आंखों पर पहुंचेगी और वो जो लाइट है वो जो कलर है वो आपको कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर शो होगा। ठीक है ना। और अगर आपको मान लीजिए कि कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है तो वो कलर आपको इसलिए दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लू, जैसे मान लो कि ये लाइन मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाई कि ये ब्लू जो है ना, ये ब्लू मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये ब्लू ब्लैक ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? ये ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एब्जॉर्ब ब्लैक नहीं कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है येलो। ठीक है ना, ये येलो वेवलेंथ की जो लाइट है उसको तो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसका ब्लू। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा दिखाई देता है, जो एब्जॉर्ब होने वाला कलर है वो दिखाई नहीं देता है। तो हर एब्जॉर्ब कलर का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। ठीक है ना। तो हालांकि वो आपके सिलेबस की बात नहीं है, बट आपने पुरानी क्लासेस में या ने अपने ऑप्टिक्स में, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा इनके बारे में, तो वहां से आप लोग समझ सकते हो कि क्यों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन ये थी कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड होते हैं और उनको कलर कैसे मिला, क्यों वो कलर दिखाई देते हैं, तो वो आप लोगों के यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि DD ट्रांजिशन होने की वजह से वो कलर दिखाई देते हैं। दूसरी जो एप्लीकेशन है उस पर अगर हम बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन है आपकी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक, वो आप इस CFT के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं जो डायमैग्नेटिक होंगे, कुछ आपके जो है वो पैरामैग्नेटिक होंगे, कुछ जो है वो आपके फेरोमैग्नेटिक होंगे, कुछ आपके फेरीमैग्नेटिक होंगे, कुछ एंटी फेरोमैग्नेटिक होंगे, ऐसे करके बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस हैं। लेकिन ये दो जो टाइप हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये आप जानते हो। और ये कैसे देते हो इसके बारे में भी आपको पता है कि अगर किसी सब्सटेंस में, अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास में है, अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा।
ठीक है ना। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। लेकिन अगर उसके पास में क्या हो, अगर उसके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सभी और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो ये पेयरिंग की वजह से वो कैसा दिखाई देगा, वो डायामैग्नेटिक नेचर का शो होगा, या वो अपनी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो डायामैग्नेटिक रखेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, और अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। अब CFT यहाँ पर कैसे हेल्प करता है, तो देखो CFT यहाँ पर ऐसे हेल्प करता है कि जब ये मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर D4 सिस्टम के लिए यहाँ पर देखा कि किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो D4 सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये दो सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं यहाँ पर फिल करूंगा, क्योंकि तो यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से आपको यहाँ शो होंगे जब ये लिगेंड के प्रभाव में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके पास में आने लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, T2G सेट में और इस EG सेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अब इसको आप फिल कैसे करोगे, इसको फिल आप ऐसे करोगे कि ये यहाँ पर एक एक सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है इट इज मोर देन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो दैट इज वाई यहाँ पर ये पेयरिंग ना होकर के यहाँ चला जाएगा। अगर इस सब्सटेंस का आप मैग्नेटिक नेचर देखो तो आप यहाँ देखोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैसे हैं, वो अनपेयर्ड हैं। तो ये जो सब्सटेंस है ये कैसे नेचर का हो जाएगा, ये सब्सटेंस आपका, ये जो सब्सटेंस है ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में क्या हो, D4 सिस्टम ही हो और वहां पर अगर हम यहाँ जब d ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कराएं तो ये आपके पास में d ऑर्बिटल्स थे और ये जब स्प्लिट हुए ये EG सेट में और ये आपका T2G सेट में, तो यहाँ पर आप इसको जब शो करोगे तो यहाँ पे ये 2 और ये 3, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में थे, अब यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी ज्यादा होती है, तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो आसानी से अटेन हो जाएगी और ये यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा। ठीक है ना, तो ये जो पेयरिंग हुई है इस पेयरिंग की वजह से इसका जो ये दिखाई तो ये पैरामैग्नेटिक ही देगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है और यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिज्म है पैरामैग्नेटिज्म वो इस ऊपर वाले से कम होगी। लेकिन अगर ये सभी हम यहाँ पर D6 सिस्टम के लिए देख लेते, इसको D6 सिस्टम के लिए देखते, तो ये D6 सिस्टम के लिए जब आप यहाँ देखोगे तो नॉर्मली तो देखो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में तो ये दिखाई देगा पैरामैग्नेटिक का, लेकिन जब यहाँ पर आप इनके ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर दोगे तब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा तब आप देखोगे कि सारे के सारे जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये पेयर्ड हो गए। तो इस समय इस सब्सटेंस को हम कैसा सब्सटेंस बताएंगे, डायामैग्नेटिक नेचर का बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप आसानी से, जिसको आप N से रिप्रेजेंट करते हो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो सिंगल स्पिन जो स्पिन ऑनली फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हो म्यू एस, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से है, और ये जो एस लगा हुआ है वो स्पिन ऑनली, कि वो स्पिन किस तरीके से कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व तो हो ही रहे हैं, साथ के साथ अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व होते हैं, और अपनी एक्सिस पे 2 टाइप से होते हैं, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो ये जो स्पिनिंग अपनी एक्सिस पर है उसके बेस पर हम जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ले रहे हैं उसको हम यहाँ पर म्यू एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला जो है वो n+2 का होल अंडर रूट होता है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप इजीली ये निकाल सकते हो कि उसकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो किस तरीके की है और कितनी है। ठीक है ना, सो ये म्यू एस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट की और उसके बाद में इस फॉर्मूले से हमने
इस म्यूएस की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आप ये मतलब हम ऐसा पाते हैं कि जो हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम इस फार्मूले से निकाल रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये दोनों ही लगभग कैसी आती हैं, सेम आती है या बिल्कुल आसपास आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CFT से हमने यहाँ पे जो स्पिन ओनली फार्मूला दिया हुआ है, इससे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो n है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे हम इजीली क्या बता सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशंस, और एक और तीसरी एप्लीकेशन जो है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है CFT की वजह से, और वो तीसरी एप्लीकेशन है जो डिस्टॉर्शन है। ठीक है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि जॉन एंड टेलर ने दिया था और अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको हम जॉन टेलर इफेक्ट भी बोलते हैं, वो हम इस CFT के बेस पर समझा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जॉन टेलर इफेक्ट है, उसको हम CFT के बेसिस पर समझा सकते हैं। अब ये जॉन टेलर इफेक्ट क्या है, किस वजह से है, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको यहाँ शो किया है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और वो भी कैसा, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है। तो ये आप जानते ही हो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो ये एक ऑक्टाहेड्रन है, ये आपका मेटल है, और इससे ये 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अगर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ, ये जो 6 बॉन्ड बन रहे हैं मेटल और लिगेंड के बीच में, इनकी बॉन्ड लेंथ अगर सेम रहती है, सभी 6 जो ml बॉन्ड्स हैं, मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड है, अगर इनकी बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, तो जो कंपाउंड आपका या जो ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, वो कैसी होगी, रेगुलर, बिल्कुल ओरिजिनल जो ज्योमेट्री है वो होगी। ठीक है ना, बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर ये जो Z एक्सिस पर प्रेजेंट लिगेंड्स हैं, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना शुरू करूं, या जो लिगेंड्स हैं इनको इस Z एक्सिस से दूर ले जाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास में जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, वो कुछ इस तरीके की इमेज आएगी कि ये आपके पास में है, और ये लेंथ बड़ी हो गई जो Z एक्सिस पर है, और जो यहाँ पर प्लानर उसमें है, ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। तो इस तरीके का जब सब्सटेंस बनता है, जब बॉन्ड लेंथ Z एक्सिस वाले इस कंपाउंड में, ये जो ml बॉन्ड्स हैं ये डिफरेंट हो जाते हैं, या इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ml बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है ये डिफरेंट हो जाती है, तब हम कहेंगे कि ये जो है ये रेगुलर नहीं है, बल्कि कैसा है, डिस्टॉर्टेड है, विसंगित है, डिस्टॉर्टेड। ठीक है ना, ये ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये तोड़ा मरोड़ा गया है। तो ये आपका डिस्टॉर्टेड जो ऑक्टाहेड्रल है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल अब ये डिस्टॉर्शन कितना है कितना नहीं है, उसे हम इस जॉन टेलर इफेक्ट से शो कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री अगर आपके पास में होगी, जैसे कि ये रेगुलर ज्योमेट्री है, तो जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन अगर डिस्टॉर्शन इसमें आ जाती है तो उसमें अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है, और ऐसा नेचर जिसमें हमने ये जो बॉन्ड्स हैं इसको दूर कर दिया, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम ये जो हमारे पास में जो Z एक्सिस पर जो बॉन्ड्स थे, इनको जब हम दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इतनी दूर हो जाए कि ये बिल्कुल इससे अलग हो जाएंगे, इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये जो ज्योमेट्री है यहाँ पर
जो यहाँ होना चाहिए था, ये जो बॉन्ड, ये होगा ही नहीं। और जब होगा नहीं तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। और ये जो स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री है, ये निकली कहां से है? ये इसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से निकली है। ये जो ज्योमेट्री थी, इसी ज्योमेट्री से ये निकला है। तो इसी ज्योमेट्री से निकली टेट्रागोनल, और इसी ज्योमेट्री से निकला है स्क्वायर प्लैनर। तो दोनों में अंतर आप समझ में आ गया होगा कि जब हम ऑक्टाहेड्रल में इस z एक्सिस पर प्रेजेंट जो लिगेंड है, इसकी डिस्टेंस को, इसकी दूरी को मेटल से जब आप बढ़ाते जाएंगे तो ये इलांगेटेड बॉन्ड हमारे पास में यहाँ मिलते हैं, और इसे हम टेट्रागोनल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे। लेकिन जब ये इतने ज्यादा दूर चले जाएं कि इस मेटल का जो प्रभाव है वो इन लिगेंड्स पर होगा ही नहीं, तब हम इसे बोलेंगे कि ये स्क्वायर प्लैनर बन गया। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर, इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है वो कोऑर्डिनेशन नंबर थी 6, लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है वो आ रही है 4, क्योंकि यहाँ पे दो लिगेंड्स हैं वो बिल्कुल इस मेटल के प्रभाव से दूर निकल गए हैं। ठीक है ना? तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए इसकी यहाँ पे 4 हो जाएगी और यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी। ठीक है? तो मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि किस वजह से इसमें डिस्टॉर्शन आता है। ठीक है? अब इस जॉन टेलर को डिटेल में हम पढ़ेंगे कल, लेकिन एक और जो चीज है वो मैं फटाफट से यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे यूजेस हैं इस CFT के जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी CFT की बहुत सारी क्या है, लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बहुत सारी कमियां हैं। और वो कमियों को अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो मोटी मोटी जो कमी है वो एक ये है कि जब भी हम इस थ्योरी को स्टडी करते हैं तो केवल और केवल d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम p ऑर्बिटल्स के बारे में बात नहीं करते। ठीक है ना? तो p ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ d ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो p ऑर्बिटल्स भी तो अपने आप को किसी ना किसी तरह से अरेंज करके रखे हुए हैं। अगर लिगेंड इसके पास में आएगा, मेटल के पास में, जब भी किसी मेटल के पास में लिगेंड आ रहा है तो इस मेटल के p ऑर्बिटल्स को भी तो किसी ना किसी तरीके से क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर क्या देखा कि जब भी लिगेंड मेटल के पास में आता है तो सिर्फ d ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स का हम यहाँ पर बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे कि p ऑर्बिटल्स के साथ में क्या हुआ। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ d ऑर्बिटल्स को कंसीडर करता है, p ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं करता है। इसी तरह से ये एक और चीज बताता है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में तो आपने पढ़ा कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे जो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वीक लिगेंड्स होंगे। जो स्ट्रांग लिगेंड्स होते हैं उसमें पैरिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो जल्दी से पेयर बना देता है। अगर वीक लिगेंड होगा तो वो पेयर नहीं बना पाएगा और लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। स्ट्रांग लिगेंड जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्गर और वीकर हुआ है, वो क्यों हुआ, उसकी एक्सप्लेनेशन या उसके बारे में कोई ये जवाब नहीं देता कि क्यों। जो अगर हम यहाँ पर साइनाइड की बात करें, हम यहाँ पर फ्लोराइड की बात करें, तो साइनाइड क्यों स्ट्रॉन्गर है इस फ्लोरीन से, वाटर जो है वो क्यों स्ट्रॉन्गर है इस हाइड्रोक्सिल आयन से। तो इनके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि क्यों वो स्ट्रॉन्गर है, क्यों वो वीकर है, और कितना स्ट्रॉन्गर है कितना वीकर है, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरह से अगर हम और इसकी लिमिटेशंस में जाएं तो एक लिमिटेशन हमें इसकी ये मिलती है कि जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड के बीच का, वो हमने कहा कि सब आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज हमने की हैं, बहुत सारी स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज हमने की हैं, उन स्टडीज से ये निकल करके आया है कि ये प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। अब ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये कैसे आए कैसे नहीं आए, उस बारे में ये जो थ्योरी है CFT की वो कोई भी जवाब नहीं देती। ठीक है? तो जो ML बॉन्डिंग की जो नेचर है, जो प्योरली आयनिक है, वो प्योरली आयनिक नहीं है, इसमें बहुत सारे कोवेलेंट कैरेक्टर भी हैं, उसके बारे में ये कोई जवाब नहीं देता। तो ये मेन 3 इसकी लिमिटेशंस थी। इसके अलावा इसकी और लिमिटेशन क्या है, इसकी एक लिमिटेशन और भी है कि जो पाई बॉन्डिंग है, हमेशा ये सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में बात करता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके बारे में ये बात नहीं करता, क्योंकि हमें पता है लिगेंड्स के पास में जो है वो डबल बॉन्ड्स होते हैं, मेटल के पास में जो है
खाली कक्षक होता है, वो जो मेटल है और लिगेंड है उसके बीच में जो पाई बॉन्डिंग, जो एक लिगेंड बनेगा, ओ सॉरी बॉन्ड बनेगा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। साथ के साथ में एक और चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसका नाम है चार्ज ट्रांसफर बैंड्स। जब हम इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर बहुत सारे बैंड्स हमें मिलते हैं, चार्ज ट्रांसफर बैंड्स। तो वो बैंड्स क्यों आए, कैसे आए, उसके बारे में भी ये सीएफटी हमको किसी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस को समझ सकते हैं कि ये सिर्फ डी ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है, पी ऑर्बिटल्स का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड्स हैं वो किस तरह से स्ट्रॉन्गर है, वीकर है, उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है, वो मेटल लिगेंड के बीच का बॉन्ड में जो आयनिक नेचर है उसको तो बताता है, लेकिन कोवेलेंट नेचर को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता है। साथ ही साथ ये मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में जो पाई बॉन्डिंग बनती है, उस पाई बॉन्डिंग के बारे में भी ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। और जब हम इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडी करते हैं तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर बैंड्स जो हमें मिलते हैं उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस जो है वो हमें इस सीएफटी की देखने को मिलती है। तो सीएफटी हमने देखी सबसे पहले वार्नर थ्योरी, उसके बाद में हमने देखी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद में हमने देखी ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपके सिलेबस में जो है ये 3 तरह की थ्योरीज फिलहाल थी। आगे की जो थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, वो हम एमएससी में जाकर के पढ़ते हैं, जो इन सब चीजों का जवाब देती है। ठीक है ना? तो वो आपके सिलेबस की बात नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पर जो हमने जो डिस्कस की है, जो थ्योरी सीएफटी, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। और कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट पर, कि किस तरीके से ऑक्टैहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिस्टॉर्टेड होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सर इसका यूट्यूब लिंक गूगल पे ही मिलेगा, गूगल क्लासरूम ऐप पे? हाँ बेटा।